हेलो क्लास 10th के बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका स्कोप क्लासेस में। हम लोग क्लास 10th का सिविक्स का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे और पहले चैप्टर का नाम क्या था बच्चों? पावर शेयरिंग। तो ये उसी को कंटिन्यू करते हुए ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, आप जाएं और पहले लेक्चर को अच्छी तरह से देखें, कंसेप्ट क्लियर करें, तब कंटिन्यूटी में सेकंड लेक्चर को देखें ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से बिल्ड हो पाए, राइट। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था रिलीजियस कॉम्पोजिशन ऑफ श्रीलंका के बारे में। हम लोग श्रीलंका के रिलीजियस कॉम्पोजिशन को समझ लिया था हम लोगों ने, राइट। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं नाउ। तो इसके बाद का टॉपिक है मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। नाउ इस वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट डू यू मीन बाय मेजोरिटेरियनिज्म, राइट। नाउ मेजोरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ है बच्चों जिसमें जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है, राइट, वो चाहती है कि वो अपना ही रूल किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में वो अपने ही रूल को इस्टेब्लिश करे और जिस तरीके से चाहे कंट्री को रूल करे। वो जो माइनॉरिटी ग्रुप्स होते हैं उनके विशेष को डिसरिगार्ड करती है, उनके नीड्स को डिसरिगार्ड करती है और जनरली जो मेजॉरिटी ग्रुप होती है वो सप्रेस करने का कोशिश करती है, किसको? माइनॉरिटी ग्रुप को। तो यही बिलीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? मेजोरिटेरियनिज्म, राइट। नाउ हमको पता है कि जो श्रीलंका के अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी थी बच्चों, वो कौन था? सिन्हालास। ये कितना कंस्टिट्यूट करते थे? 74% ऑफ द पॉपुलेशन वेयर सिन्हालास पीपल, राइट। और जो 18% थे बच्चों, वो कौन लोग थे? दे वेयर द श्रीलंकन तमिल्स एंड इंडियन तमिल्स, राइट। अगर आप श्रीलंका के मैप को ध्यान से देखोगे तो ये जो पोर्शन है, ये रेड कलर का एरिया वाला जो पोर्शन है, वो क्या है बच्चों? वो पोर्शन है जहाँ पे श्रीलंकन तमिल्स रिसाइड करते थे। तो वो कौन सा पोर्शन है? द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, है ना, द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, द नदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका एंड द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका। और कुछ पॉपुलेशन इस जगह पे भी रिसाइड करती थी वेस्टर्न पार्ट में श्रीलंका का, राइट। तो यहाँ पे तमिल स्पीकिंग जो कम्युनिटी है वो रिसाइड कर रही है। और जो येलो पार्ट आप देख रहे हो श्रीलंका के अंदर, ये वो पार्ट है जहाँ पे सिन्हालास पीपल रहा करते थे। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो जो मेजोरिटी है श्रीलंका के अंदर, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है श्रीलंका के अंदर, दे आर द सिन्हालास स्पीकर। और जो माइनॉरिटी है श्रीलंका के अंदर, दे आर द तमिल स्पीकर। तो यहाँ आपको लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, यस और नो, ठीक है। ठीक उसी तरह जो मेजोरिटी ग्रुप है श्रीलंका के अंदर, दे फॉलो द डिफरेंट रिलीजन, दे आर द बौद्धिस्ट। एंड जो माइनॉरिटी ग्रुप है द श्रीलंकन तमिल्स, दे आर आइदर हिंदू और आइदर मुस्लिम, राइट। तो यहाँ रिलीजियस डिफरेंसेस भी हमको देखने को मिल रहे हैं, राइट। यानी रिलीजियस डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ ही साथ अगर रिलीजन अलग है तो कल्चरल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो किसी भी डाइवर्स कंट्री में जहाँ इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी हो, वहाँ यूनिटी लेके आना बहुत मुश्किल है बच्चों। उस कंट्री को यूनिफाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, राइट। नाउ श्रीलंका ने इस चैलेंज को किस नज़रिए से देखा, किस तरीके से देखा? तो देखो बच्चों, श्रीलंका जो कंट्री है वो 1948 में ब्रिटिश के रूल से इंडिपेंडेंट हुई थी। श्रीलंका वाज आल्सो द कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स, है ना, श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। नाउ जब ब्रिटिशर्स की कॉलोनी हुआ करती थी श्रीलंका, तो ब्रिटिशर्स लोग जो होते थे वो तमिलियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे वो प्रिविलेजेज हो, तमिलियंस को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा, क्योंकि तमिलियंस जो थे उनको अच्छी इंग्लिश बोलने आती थी, राइट। तो एडमिनिस्ट्रेशन में ब्रिटिशर्स उनका हेल्प लेते थे। और सिन्हाला चूंकि मेजोरिटी ग्रुप था श्रीलंका के अंदर, उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता था ना। जब श्रीलंका ब्रिटिशर्स के रूल से, ब्रिटिश रूल से जब आज़ाद होता है, तो नाउ इट वाज द टाइम ऑफ सिन्हालास टू
enjoy the majority in the country and to impose their will on the minority. Now अब किसके पास मौका आ गया, सिन्हालास पीपल के पास मौका आ गया कि वो जो तमिलियंस हैं, जो माइनॉरिटी ग्रुप है श्रीलंका के अंदर, उसके ऊपर अपना विल इम्पोज करे, ठीक है, उनकी जो एस्पिरेशन है उसको डिसरिगार्ड किया जाए और सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया जाए। तो हम लोग देखते हैं सिन्हालास पीपल ने क्या क्या स्टेप्स लिए ताकि वो अपने सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश कर पाए, कहाँ, श्रीलंका के अंदर। तो स्टेप टेकन बाय, है ना, सिन्हालास टू इस्टेब्लिश देयर सुप्रीमेसी, राइट। तो सबसे पहले देखिए 1956 में श्रीलंका का जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है ना, द बॉडी पास्ड एन एक्ट। व्हाट इज एक्ट? ठीक है, कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के द्वारा या सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा पास किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्ट। तो एक एक्ट पास किया गया, है ना, श्रीलंका के अंदर 1956 में, और सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और तमिल को डिसरिगार्ड किया गया, राइट। अब जरा आप लोग ध्यान से सोचो कि 74% ऑफ द पॉपुलेशन इन श्रीलंका आर द सिन्हालास स्पीकर, और जो 18% है श्रीलंका का पॉपुलेशन, वो तो तमिल बोल रहा है बच्चों। नाउ अगर सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी जा रही है और ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला को डिक्लेयर किया जा रहा है, दैट मीन्स ऑफिसेज में जो लैंग्वेज यूज होगा वो कौन सा लैंग्वेज यूज होगा? सिर्फ सिन्हाला यूज होगा, तमिल यूज नहीं होगा। दैट मीन्स 18% ऑफ पॉपुलेशन जो है श्रीलंका का, वो भैया अपना ऑफिशियल काम किस लैंग्वेज में करेगी? तो उनको भी अपना ऑफिशियल काम किस लैंग्वेज में करना है? सिन्हाला लैंग्वेज में। तो ये क्या है? ये है इनइक्वलिटी। ये क्या है? इनइक्वलिटी, यानी इक्वल स्टेटस प्रोवाइड नहीं की जा रही है सिन्हालास पीपल को और तमिलियंस को। दे आर बोथ नॉट इक्वल इन द सेम कंट्री, राइट। दूसरा चीज क्या किया? द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज। व्हाट डू यू मीन बाय प्रिफरेंशियल पॉलिसी? प्रिफरेंस देना। जब हम किसी को प्रिफरेंस देते हैं ओवर द अदर, फॉर एग्जाम्पल हम जॉब लेने के लिए गए एंड वी आर द टू पीपल, वन फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी अदर फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, ठीक है। जो इंटरव्यू ले रहा था ही बिलोंग टू द हिंदू कम्युनिटी और वो मेरे को प्रेफरेंस दे रहा है। दैट मीन्स वो प्रेफरेंशियल पॉलिसी को अडॉप्ट कर रहा है कि जो भी हिंदू कैंडिडेट होगा उसको जॉब दी जाएगी। इन द सेम मैनर जो श्रीलंका की गवर्नमेंट थी वो भी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को लेके आई और सिन्हालाज एप्लीकेंट को यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दी जाने लगी, राइट। उसके बाद देखो, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड स्टेट सेल्फ प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। चूंकि 74% ऑफ द पॉपुलेशन इन द श्रीलंका फॉलोड द बौद्धिस्ट रिलीजन, इसलिए वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन थी वो भी ये बात कह रही थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसको प्रोटेक्ट करेगा? बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और बुद्धिज्म को फोस्टर भी करेगा। गेटिंग द पॉइंट? यानी दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं कि श्रीलंका ने अपने स्टेट रिलीजन को डिसाइड कर लिया था, दैट वाज बुद्धिज्म। जैसे अगर आप देखो इंडिया में, तो इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, राइट। अगर पाकिस्तान को देखोगे तो पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन है, दैट इज इस्लाम। ठीक उसी तरह यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है कि इट विल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। यानी आप दूसरे रिलीजन को डिसरिगार्ड कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को क्या बोल रहे हो कि दैट रिलीजन विल बी, है ना, प्रोटेक्टेड एंड फोस्टर्ड, राइट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इन सारे डिसीजन का जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा? अब देखो, अगर कोई भी जोग्राफिकल एरिया में अगर आप जाओगे, अगर वहाँ कोई मेजोरिटी ग्रुप है तो थ्रू आउट द हिस्ट्री देखा गया है कि वो माइनॉरिटी को सप्रेस करने का कोशिश करता है। दिस इज नॉट न्यू थिंग, राइट। तो माइनॉरिटी ग्रुप को हमेशा सप्रेस करने का कोशिश करेगा। नाउ माइनॉरिटी सप्रेस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब माइनॉरिटी फर्दर चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो लोगों के सामने, मेजोरिटी ग्रुप के सामने आके खड़ा हो जाएगा, राइट, और अपने डिमांड्स को रखेगा। अब देखो श्रीलंका के अंदर क्या हो रहा है, जब मेजोरिटी ग्रुप माइनॉरिटी के सारे विल, सारे एस्पिरेशन को डिसरिगार्ड कर रहा है। इसको देखते हैं, राइट। नाउ देखो, इम्पैक्ट ऑफ स्टेप टेकन टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। इसका इम्पैक्ट क्या आया, है ना? जो सरकार स्टेप ले रही थी सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिला हमको ये समझना है।
ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर इंक्रीज फीलिंग ऑफ एलिनिएशन अमॉन्ग द श्रीलंकन तमिल, यानी जो श्रीलंकन तमिल हैं अब वो एलिनिएट होना स्टार्ट हो गए। अब अलगाववाद की भावना आने लगी किसके अंदर? श्रीलंकन तमिल के अंदर। वो समझ चुके थे कि मेरे फीलिंग को, मेरे एस्पिरेशन को, मेरे विल को सिन्हाला का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो सिन्हाला के द्वारा लीड किया जा रहा है वो ना तो मेरे फीलिंग को समझेगा, ना तो मेरे विल को समझेगा, ना तो मेरे एस्पिरेशन को पूरा होने देगा। ये बात श्रीलंकन तमिल को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, राइट। इस कारण से वो एलिनिएटेड फील करने लगे अपने ही कंट्री में, राइट। दे फेल्ट दैट बुद्धिस्ट सिन्हालाज लीडर वेर नॉट सेंसिटिव टू द लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी जो बौद्धिस्ट सिन्हाला लीडर थे, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी चला रहे थे, दे आर नॉट सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज और कल्चर। ना तो उनके लैंग्वेज के प्रति सेंसिटिव है, ना तो उनके कल्चर के प्रति सेंसिटिव है। उनके विल और उनके एस्पिरेशन को वो फॉस्टर कर नहीं रहे हैं, ठीक है। नेशनल लेवल पे उसको लेके नहीं जा रहे हैं, उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, राइट। दे फील्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसी डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट, राइट। देखो, जो भी उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, अलग अलग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं सरकार की, वो इक्वल पॉलिटिकल राइट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। किसको? सिन्हाला पीपल को। समझ में आ रहा है बात? यानी इक्वल राइट डिनाई की जा रही है। नाउ व्हाट इज पॉलिटिकल राइट? एग्जांपल एक देता हूं, राइट टू वोट इज अ पॉलिटिकल राइट, राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ पॉलिटिकल राइट। तो पॉलिटिकल राइट्स को भी डिनाई किया जा रहा है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ आगे देखिए, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, अदर अपॉर्चुनिटी एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, राइट। अब देखो, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, जब जॉब देने की बारी आ रही है तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। अदर अपॉर्चुनिटी, और उनको इग्नोर किया जा रहा है, उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया जा रहा है। यानी आप यहाँ क्या देख रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन भी देख रहे हो। क्या देख रहे हो? डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हो। अगर आप किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करते हो तो धीरे धीरे वो आपसे अलग हो जाता है ना, राइट। एज अ रिजल्ट द रिलेशन बिटवीन सिन्हालाज एंड तमिल कम्युनिटीज स्ट्रेंथ ओवर अ टाइम, राइट। धीरे धीरे इसका रिजल्ट क्या हुआ बच्चों? इसका रिजल्ट ये होता है कि जो रिलेशन था किसके बीच? सिन्हालाज पीपल के बीच और तमिल कम्युनिटी के बीच, वो स्ट्रेन होने लगा, ठीक है। आगे देखिए, नाउ रिएक्शन ऑफ श्रीलंकन तमिल। अब श्रीलंकन तमिल का क्या रिएक्शन निकल के आता है सामने, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा दिनों तक सप्रेस कीजिएगा, उसके फीलिंग को नहीं समझिएगा, तो वह आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कोई भी रिवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता। आज मेरे को मन कर रहा है कि कल सुबह उठेंगे और अचानक से रिवोल्ट कर देंगे सरकार के प्रति, इंसर्जेंसी लागू कर देंगे सरकार के प्रति, तो ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे चीज़ें सामने आती है, जिसके कारण लोग एलिनिएटेड फील करने लगते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब ये दरार बहुत बड़ा हो जाता है और लोग सामने आके खड़े हो जाते हैं, ठीक है, रिवोल्ट करते हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, चीज़ें इस तरह से आगे बढ़ती है। तो उसी चीज़ को समझेंगे श्रीलंकन तमिल की का रिएक्शन क्या रहा। द श्रीलंकन तमिल लॉन्च पार्टी एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ अब श्रीलंकन तमिल क्या कर रहा है? अपना पार्टी लॉन्च कर रहा है। क्या कर रहा है? अपना पार्टी लॉन्च कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ताकि तमिल लैंग्वेज को रिकॉग्निशन मिले। किसका? ऑफिशियल लैंग्वेज का। गेटिंग द पॉइंट? और रीजनल ऑटोनॉमी के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। और रीजनल ऑटोनॉमी कहने का मतलब क्या है कि हम लोगों ने बात किया, देखो ये एरिया जो है यहाँ पे श्रीलंकन तमिल रिसाइड कर रहा है, राइट। रीजनल ऑटोनॉमी कहने का मतलब क्या है? इस रीजन में तमिलियंस को क्या चाहिए? ऑटोनॉमी चाहिए। यानी वो अपने हिसाब से इस पर्टिकुलर रिलीजन को कंट्रोल कर पाए, उस रीजन का गवर्नेंस को चला पाए, राइट। इसके लिए उनको क्या चाहिए था? ऑटोनॉमी, यानी उनको स्वतंत्रता चाहिए था ताकि वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का गवर्नेंस, वहाँ के जो डे टू डे लाइफ में डिसीजन मेकिंग है, सारा चीज़ वो लोग खुद से कर पाएँ। इसलिए उनको क्या चाहिए था? रीजनल ऑटोनॉमी चाहिए। लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी, बार बार डिमांड के बावजूद भी, ठीक है, जो गवर्नमेंट थी उनके रीजनल ऑटोनॉमी के डिमांड को हमेशा इग्नोर करती जा रही थी।
ना और क्या चाहते थे ये लोग, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब, यानी इक्वलिटी चाहिए इनको, इक्वलिटी चाहिए। जब सरकार जॉब दे रही हो, जब सरकार एजुकेशन की बात कर रही हो, वहाँ पे इनको इक्वलिटी चाहिए। यानी सिल्हालास पॉपुलेशन को जिस तरह से प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उस प्रेफरेंस के अगेंस्ट ये लोग खड़े हो गए। और इनका कहना ये था कि अगर आप जॉब प्रोवाइड कर रहे हो तो उस समय ये मत देखो कि सामने वाला सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हुआ बंदा है या तमिल कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा हुआ है, आप इक्वल बेसिस पे जॉब प्रोवाइड करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 भी यही बात कहता है बच्चों, है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट की, है ना। दिस इज द फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट है ना। ये फंडामेंटल राइट हमको ये चीज़ गारंटी करता है कि सरकार इक्वल पब्लिक, तो हमारे कंट्री के अंदर ये चीज़ पहले से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ पहले से मेंशन्ड है। इसी चीज़ की डिमांड हो रही थी श्रीलंका के अंदर भी। बाय 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेर फॉर्म डिमांडिंग इंडिपेंडेंट तमिल एलम स्टेट इन द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। अब देखो 1980s के दौरान क्या होता है, बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन निकल के सामने आती है, जिसको लीड कौन कर रहा है, तमिलियंस लीड कर रहे हैं, राइट। और वो क्या डिमांड करते हैं, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। अभी तक उनको सिर्फ ऑटोनॉमी चाहिए था, लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उनकी इस बात को नहीं सुन रहा है, के डिमांड को आगे लेके नहीं जा रहा है, गवर्नमेंट उनकी बात को नहीं सुन रही है, तो इनका डिमांड अब सिर्फ ऑटोनॉमी का नहीं रह गया। अब इनको क्या चाहिए, इंडिपेंडेंट तमिल एलम चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए, एक अलग स्टेट चाहिए जो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो। कहाँ चाहिए बच्चों, नदर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी मैप में देखा कि नदर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका में कौन बसे हुए हैं, तमिलियंस। और जो ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, वहाँ कौन बसा हुआ है, तमिलियंस। तो इन सब को मिला के उनको एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम चाहिए। अब सिर्फ ऑटोनॉमी काम नहीं था, इसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। दे फॉर्म सेवरल पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारा पॉलिटिकल पार्टी बना, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा फेमस हुआ और सारे पॉलिटिकल पार्टी को चल दिया। उसका नाम क्या था, लिट्टे, LTT। और जो प्रभाकरन थे वो इसके हेड थे, ठीक है। जो प्रभाकरन थे वो क्या थे, इसके हेड थे। तो लिट्टे जो ऑर्गेनाइजेशन बना, किसके द्वारा बना, तमिलियंस के द्वारा जो लिट्टे बना, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया, सबसे ज़्यादा आगे रहा, और जो ऑर्गेनाइजेशन तमिल के द्वारा बनाए जा रहे थे उसको इसने कुचल दिया, ठीक है, ताकि इसकी मोनोपोली बनी रहे। और प्रभाकरन क्या था, इसका हेड था, ठीक है। तो लिट्टे कम्युनिटी एक एग्जाम्पल है। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटी टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। और जो डिस्ट्रस्ट था, यानी जो सिन्हालास पीपल है, जो तमिलियंस है, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, राइट। तो ट्रस्ट की कमी के कारण जो दोनों कम्युनिटी थी उसके अंदर और भी एलिनिएशन पैदा हो गया, और एक बहुत वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट इन दोनों के बीच एराइज हो गया। अब ये दोनों कम्युनिटी आपस में कन्फ्लिक्ट में आ गए। तो सिविल वॉर क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिविल वॉर, जो श्रीलंका के अंदर हमको अभी देखने को मिलेगा। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ ट्राइबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। देखो, अगर श्रीलंका की हम बात करें तो 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था, और इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा चल रहा था, है ना। अगर एजुकेशन की बात करें, है ना, पॉवर्टी एलिमिनेशन की बात करें, ठीक है, चाहे HDI इंडेक्स की बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें, तो हर जगह पे श्रीलंका जो था अच्छा परफॉर्म कर रहा था। बट बिकॉज ऑफ दिस सिविल वॉर, ठीक है, जो सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ था श्रीलंका का, वो धीरे धीरे डिटोरिएट होने, धीरे धीरे क्या होने लगा, डिटोरिएट होने लगा। तो सिविल वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी कंट्री। तो ये जो पिक्चर दिख रहा है आपको, ये है प्रभाकरन, है ना, लिट्टे के हेड, लिबरेशन ऑफ तमिल एलम, ठीक है, ये लिट्टे के हेड है, राइट। तो इस तरह से इन्होंने हथियार उठा लिया, किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के, राइट। अब देखो, ये LTT का फ्लैग है, किसके साथ लड़ाई कर रहा है, वर्सेस
श्रीलंका, ये कोई क्रिकेट मैच नहीं क्या है, श्रीलंका वर्सेस इट्टे, जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। आगे देखिए, नाउ एकोमोडेशन इन बेल्जियम। चलो, तो हम लोगों ने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा था, हम लोगों ने श्रीलंका के, है ना, डाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से समझा, श्रीलंका में क्या क्या प्रॉब्लम आया, श्रीलंका ने किस पॉलिसी को अपनाया, इस चीज़ को समझा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि बेल्जियम के अंदर क्या स्टेप लिए गए ताकि अलग अलग कम्युनिटी थी उसको एकोमोडेट किया जा सके। मैंने आपको पहले भी बताया, क्या बताया, कि अगर आपको डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना है तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको पावर को शेयर करना पड़ेगा। अगर आप पावर को शेयर ना करके पावर को सेंट्रलाइज रख रहे हो तो कुछ दिन तो काम चल जाएगा, लेकिन इन फ्यूचर, ठीक है, वो कम्युनिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी जिसके पास कोई भी पावर, और ये बहुत दिनों तक कंट्री यूनाइट होगी, राइट। नाउ एकोमोडेशन जो बेल्जियम के अंदर हुआ और श्रीलंका ने क्या तरीका अपनाया लोगों को एकोमोडेट करने का, क्या ये दोनों जगह पे जो चीज़ें हुई वो सिमिलर थी या दोनों जगह पे जो चीज़ें हो रही थी वो अलग अलग। नाउ एकोमोडेशन देखो, बेल्जियम, है ना, डिफरेंसेस, डाइवर्सिटी, कन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग, क्या डिफरेंसेस था, है ना, यानी डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात किए थे जिसके कारण कन्फ्लिक्ट था, राइट। किसके बीच कन्फ्लिक्ट था, डच स्पीकिंग कम्युनिटी और फ्रेंच स्पीकिंग, राइट। द बेल्जियम लीडर टुक डिफरेंट पाथ, बेल्जियम लीडर ने कुछ अलग पाथ लिया, उनको समझ में आ गया था कि अगर हमको डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि पावर को शेयर करना है, तभी डाइवर्सिटी को हम लोग एकोमोडेट करके रख सकते हैं। हाँ, श्रीलंका को ये बात समझ में नहीं आई थी, वो सोच रहे थे कि भैया मेरी मेजोरिटी है, 74% हम लोग हैं, तो हम ना अपना ही विल, अपने ही एस्पिरेशन को इम्पोज करेंगे, सप्रेस करेंगे तमिलियंस को, राइट। तो वहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए वो अलग हैं, यहाँ पे जो स्टेप्स लिए गए वो अलग है, राइट। यानी यहाँ डेमोक्रेसी को प्रिफरेंस देते हुए स्टेप लिया गया। डेमोक्रेसी किस चीज़ की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। डेमोक्रेसी किस चीज़ की बात करता है, पावर शेयरिंग की बात। तो अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पावर शेयरिंग होना चाहिए, और बेल्जियम के लीडर इस बात से, है ना, संतुष्ट थे, इस बात को मानते थे, राइट। और ये उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखो डिफरेंट पार्ट, दे रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। वो अपने कंट्री के अंदर रीजनल डिफरेंसेस को समझ पाए, अलग अलग रीजन में जो डिफरेंसेस हैं, जैसे वलोनिया रीजन के बारे में बात किए थे हम लोग, फ्लेमिश रीजन के बारे में बात किए थे, जो वहाँ लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है उसको समझ में आए, और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के कारण रीजनल डिफरेंसेस भी क्रिएट हुआ है, और कल्चरल डाइवर्सिटी है क्योंकि लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, जाहिर सी बात है उनके बीच कल्चरल डाइवर्सिटी भी एग्जिस्ट कर रही है। गेटिंग द पॉइंट, तो हम लोग ये चीज़ देखे थे। नाउ अब देखो 1970 से 1993 तक बेल्जियम ने क्या स्टेप लिए, दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अमेंडमेंट, अमेंडमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप नोट्स बनाते हो, मैंने नोट्स तैयार कर लिया, अब डे टू डे लाइफ में चीज़ें बदलती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीज़ें बदलती है, अगर चीज़ें बदल गई तो हमको नोट्स में उसको सुधारना पड़ेगा, है ना। तो नोट्स में जहां हम उस चीज़ को सुधारेंगे दैट इज कॉल्ड बेसिकली अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ चेंज हो रहा है, कोई भी बदलाव आ रहा है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट होता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो इन्होंने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 1970 से 1993 तक कितनी बार अमेंड किया बच्चों, 4 बार अमेंड किया, ठीक है, ताकि ये लोग एक अरेंजमेंट बना पाए जिसके अंदर सारे लोग एक साथ रहें, ठीक है, एक ही कंट्री के अंदर। तो इस तरह का अरेंजमेंट, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसको हमको एकोमोडेट करके रखना है। इसके लिए उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल। अब यहाँ किस चीज़ की बात हो रही है बच्चों, इक्वलिटी की, राइट। और एक डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी एक बहुत बड़ा एस्पिरेशन,
राइट। हमको इक्वलिटी प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। अगर हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं देन वी हैव टू प्रोवाइड इक्वलिटी। तो इक्वलिटी को देखते हुए जो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर थे सेंट्रल लेवल पे, उनको इक्वल बना दिया गया कि जितने डच मिनिस्टर होंगे उतने ही क्या होंगे, फ्रेंच मिनिस्टर भी होंगे, यानी फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर जितने होंगे उतने ही डच स्पीकिंग, यानी इक्वल बेसिस पे चीज़ों को किया गया। दस नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, यानी कोई भी सिंगल कम्युनिटी, चाहे आप मेजोरिटी में हो पूरे कंट्री में, चाहे आप माइनॉरिटी में हो पूरे कंट्री के अंदर, चाहे आप मेजोरिटी में हो ब्रुसेल के अंदर जो फ्रेंच था, और चाहे आप माइनॉरिटी में हो ब्रुसेल के अंदर जो कैपिटल सिटी के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी सिंगल डिसीजन, कोई भी सिंगल कम्युनिटी यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकती। यूनिलैटरल डिसीजन कहने का मतलब अकेले दम पे डिसीजन, यानी अपने हिसाब से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। अगर कोई भी डिसीजन होगा तो वो दोनों कम्युनिटी के हिसाब से ही। गेटिंग द पॉइंट? नाउ many power of the central government has been given to the state government of the two region of the country. The state government are not subordinate to the central government. तो पहले जो स्टेट गवर्नमेंट हुआ करता था बच्चों बेल्जियम के अंदर, दे वेर द सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर को डाइल्यूट करके स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती थी। यानी जो स्टेट था वो किसके रहमो करम पे चल रहा था? सेंटर के। यानी सेंटर जब तक अपना पावर डाइल्यूट करके स्टेट को नहीं देगी वो पावर इंजॉय नहीं कर सकते, राइट। नाउ अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आया कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट होगा उसको हमको क्या देना है? ऑटोनॉमी देना है, उनको अलग पावर देना है, राइट। तो दो रीजन थे जो कंट्री के, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो किसको दे दिया गया बच्चों? स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है, दोनों रीजन में, राइट। अब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं। अगर आप इंडिया के अंदर भी देखोगे, अगर हम इंडिया के एग्जाम्पल लेते हैं तो इंडिया है ना एक फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है, इस पे चलता है फेडरल स्ट्रक्चर पे। तो इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है। तो अगर इंडिया फेडरल स्ट्रक्चर पे चलता है तो फेडरल स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट मेरिट क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पावर का डिवीजन होता है, यानी शक्तियों को बांटना पड़ता है। तो आप जब शेड्यूल 7 पढ़ोगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो शेड्यूल 7 के अंदर डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिलेगा आपको। वहाँ पे आपको यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट देखने को, राइट। और यहाँ पे ये लिस्ट के जरिए पावर को डिवाइड कर दिया गया है किसके बीच? सेंटर और स्टेट के बीच। ठीक उसी तरह यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर को डिवाइड किया गया, यानी फेडरलिज्म का जो स्पिरिट है उसको प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में भी पावर को डिवाइड किया गया, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पावर को एंजॉय कर पाए इंडिपेंडेंटली, ठीक है। आगे देखिए, देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स बेल्जियम मॉडल का है एकोमोडेशन का, वी हैव टू सी दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स इन द बेल्जियम मॉडल ऑफ एकोमोडेशन, है ना। यानी बेल्जियम के अंदर एकोमोडेशन को किस तरीके से किया गया, लोगों को किस तरीके से एकोमोडेट किया गया, तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, है ना। पहला पॉइंट पढ़ लिया, दूसरा पॉइंट पढ़ लिया। ब्रुसेल के अंदर देखो, ब्रुसेल हैज सेपरेट गवर्नमेंट, ब्रुसेल के अंदर भी एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया गया, राइट। क्योंकि ब्रुसेल के अंदर भी आप लोगों ने देखा था कि लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस थे। 80% जो पॉपुलेशन था ब्रुसेल फ्रेंच स्पीकर, और 20% जो पॉपुलेशन था वो डच स्पीकर थे, राइट। और हम लोग पूरे कंट्री के अंदर देखे थे कि जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी था वो कितना, सॉरी डच स्पीकिंग कम्युनिटी कितना था? 40%, राइट। तो पूरे कंट्री के अंदर का डोमिनेंस था कि डच की मेजोरिटी। तरह पूरे कंट्री के अंदर जो माइनॉरिटी है ना वो कौन था? फ्रेंच स्पीकिंग। लेकिन हम लोगों ने देखा था कि ब्रुसेल के अंदर सिचुएशन, जो माइनॉरिटी पूरे कंट्री के अंदर है वो मेजोरिटी बन जा रहा है। कहाँ? ब्रुसेल के अंदर, जो कैपिटल सिटी है। और जो मेजोरिटी पूरे कंट्री के अंदर है वो माइनॉरिटी बन जा रहा है। कहाँ? है ना, स्टेट यानी कैपिटल के अंदर, ब्रुसेल के अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमको देखने को मिलता था, क्योंकि जो डच कम्युनिटी है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया सेंट्रल लेवल पे, इसलिए ब्रुसेल के अंदर जो मेजोरिटी कम्युनिटी है फ्रेंच पीपल की, उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया। कहाँ? ब्रुसेल के अंदर, कैपिटल सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ भी अगर आप देखो तो दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंट
वहाँ पे ब्रुसेल के अंदर, क्योंकि हमको पता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल में। फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया कहाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा वहाँ एक थर्ड काइंड का गवर्नमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा था। अब ये थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट जो था वो किस चीज़ के लिए था, देखो इसको बोला गया कम्युनिटी गवर्नमेंट। इसको क्या बोला गया बच्चों, कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू लैंग्वेज कम्युनिटी। ठीक है, ये गवर्नमेंट किसके द्वारा इलेक्ट की जाती थी, वन लैंग्वेज कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है तो वो अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, डच स्पीकिंग पीपल है वो अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे, जर्मन स्पीकिंग पीपल अपना एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। तो हर लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस है ना, डिफरेंसेस की कम्युनिटी है वो क्या करेगी, अपने अपने कम्युनिटी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेगी। तो इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का काम क्या होगा, तो गवर्नमेंट का जो पावर है, कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो पावर है वो किसके रिगार्डिंग है, कल्चर के रिगार्डिंग। अगर कोई कल्चरल इशू आता है तो कौन देखेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट देखेगी। इसका पावर है एजुकेशन के रिगार्डिंग, इसका पावर है लैंग्वेज रिलेटेड इशू के अंदर, यानी कोई लैंग्वेज रिलेटेड इशू आता है हु विल लुक आफ्टर दैट, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोई एजुकेशनल है ना इशू आता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट विल लुक आफ्टर दैट। कोई भी कल्चरल डिफरेंसेस आता है या कल्चरल इशू आता है तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू लुक आफ्टर दैट। इट इज क्लियर। नाउ आगे देखिए, बेल्जियन मॉडल इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्या बोल रहा है, बेल्जियम का जो मॉडल है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेवल पे गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये जो मॉडल है बेल्जियम का वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन यही मॉडल सक्सेसफुल है किसके लिए, बेल्जियम के लिए। मॉडल कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अगर वो सक्सेसफुल है तो फिर सब चीज़ चाहिए, कंट्री यूनाइटेड रहेगा, राइट। बट दिस अरेंजमेंट है वर्क वेल सो फार, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो अभी तक बहुत अच्छे से काम किया है। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइव बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटी एंड पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन्स। तो ये जो मॉडल है इसने बचा के रखा है कंट्री को, ताकि कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। किस लाइन पे, लिंग्विस्टिक लाइन पे, यानी लैंग्वेज के बेसिस पे कंट्री डिसइंटीग्रेट ना हो जाए कि भैया हम अलग लैंग्वेज बोलने वाले कंट्री हैं, हम अलग जोग्राफिकल रीजन में रहेंगे, आप अलग लैंग्वेज बोलने वाले कंट्री, आप अलग जोग्राफिकल रीजन में रहो, चलो कंट्री को डिवाइड कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, बेल्जियम के 3 टुकड़े हो जाते, जर्मनी स्पीकिंग के लिए अलग, फ्रेंच स्पीकिंग के लिए अलग और डच स्पीकिंग के लिए अलग। तो कंट्री डिसइंटीग्रेट कर सकता था। तो डिसइंटीग्रेशन से कैसे बचाया गया, मॉडल के जरिए। जो एकोमोडेशन का मॉडल था ये वाकई कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो अभी तक बहुत अच्छे, यानी कंट्री को हम लोग इंटीग्रेट करके रख पाए। इंडिया के अंदर भी लिंग्विस्टिक डिफरेंस है और लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस के कारण लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट करने का डिमांड उठा था। सबसे पहले कहाँ उठा था, तमिलनाडु के अंदर, और सबसे पहला जो स्टेट बना था लिंग्विस्टिक लाइन पे वो आंध्र प्रदेश था बच्चों। और उसके बाद बहुत सारी स्टेट राइट डिमांड करने लगी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को क्रिएट किया जाना चाहिए। इसके लिए एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए एक कमीशन सेटअप किया गया था इंडिया के द्वारा, राइट। तो लिंग्विस्टिक लाइन पे कंट्री डिवाइड ना हो जाए इसके लिए ये मॉडल अपनाया गया। व्हेन मेनी कंट्री ऑफ द यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, जब यूरोपियन यूनियन का गठन हुआ, व्हेन यूरोपियन यूनियन वाज एस्टैब्लिश, ब्रुसेल को चूज किया गया उसके हेडक्वार्टर की, ये राइट, हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया, ब्रुसेल के अंदर बनाया गया, राइट। नाउ कंक्लूजन, कंक्लूजन क्या है बच्चों, कंक्लूजन है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, तो एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक क्या है, प्रूडेंशियल रीजन, और दूसरा है मॉरल रीजन, है ना, नैतिकता के हिसाब से, ठीक है, जो नैतिक बात है उस हिसाब से पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। प्रूडेंशियल रीजन कि भैया अगर पावर शेयर नहीं करेंगे तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम एराइज हो सकती है। दिस इज व्हाट कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन, है ना, कि फ्यूचर को देखते हुए, फ्यूचर को समझते हुए कि फ्यूचर में क्या हो सकता है अगर पावर को न शेयर किया जाए, तो उसको बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। और मोरल रीजन यानी नैतिक, नैतिक विचार कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि डेमोक्रेसी की डिमांड है पावर शेयरिंग।
डेमोक्रेसी बोलता है इक्वलिटी के बारे में, तो जाहिर सी बात है अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो वहाँ पावर शेयरिंग होना चाहिए, बिकॉज अगर इक्वलिटी हमको लेके आना है कंट्री के अंदर तो पावर शेयरिंग उसका एलिमेंट है। तो पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज द मोरल रीजन। ये नैतिक है कि पावर शेयरिंग नैतिकता के हिसाब से जरूरी है, क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है? दूसरा रीजन है प्रूडेंशियल। पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप। पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि ये रिड्यूस करता है कॉन्फ्लिक्ट के पॉसिबिलिटी को जो अलग अलग कंट्री के अंदर ग्रुप, यानी ये फ्यूचर को देखते हुए एक डर है। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? फ्यूचर को देखते हुए एक डर है, अगर पावर शेयर ना किया जाए उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, राइट? तो उस इम्पैक्ट को देखते हुए अगर पावर को शेयर किया जा रहा है, दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन, राइट? गेटिंग द पॉइंट? प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का? ये देखो, सोशल कन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, राइट? हम क्या बोले? फ्यूचर को देखते हुए एक डर का महसूस होना कि अगर पावर को शेयर ना किया जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पहले पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वायलेंस। अगर पावर को हम शेयर नहीं करते हैं तो वो वायलेंस का आकार ले लेगा। फॉर एग्जांपल, एक घर के अंदर हस्बैंड वाइफ है, राइट? ठीक है, हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है। हस्बैंड वाइफ क्या है? दोनों वर्किंग है। लेकिन चूंकि इंडिया एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हस्बैंड का ये मेंटेलिटी है कि वही फैमिली को डोमिनेट करेगा। तो इस मेंटेलिटी के कारण क्या है, जितना भी पावर है फैमिली के अंदर उसको होल्ड करके बैठा हुआ है हस्बैंड। वाइफ के पास कोई भी पावर नहीं है। हस्बैंड जो है वाइफ को कंट्रोल करके रखता है, हस्बैंड वाइफ को फ्रीडम नहीं देता है। तो ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे इन दोनों के बीच, है ना, एक रिफ्ट तैयार होगा। धीरे धीरे इन दोनों के बीच एक दरार बनने लगेगा। धीरे धीरे ये दोनों कन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे और धीरे धीरे ये दरार बढ़ते एक दिन खाई का रूप लेगा और हो सकता है इन दोनों के बीच डाइवोर्स भी। तो अगर फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी चाहिए तो पावर को शेयर करना। तो सोचो, इतने बड़े कंट्री को अगर हमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देना है और कंट्री को वायलेंस से बचाना है, ये लोग दोनों में भी लड़ाई हो सकता है क्योंकि पावर शेयरिंग नहीं है, वायलेंस हो सकता है। तो वायलेंस से अगर कंट्री को बचाना है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ना आए, कहने का मतलब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कहने का मतलब, सपोज करो कि कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट अभी कंट्री के अंदर रूल कर रही है, ठीक है, और देश के अंदर इंसर्जेंसी जैसा सिचुएशन आ जाए जब लोग हथियार लेके या लोग सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए, तो क्या वो सरकार सही तरीके से काम कर पाएगी? द आंसर इज नो। दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। यानी सरकार जो है, जो गवर्नमेंट है, वो सही तरीके से काम नहीं कर। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पावर को शेयर नहीं किया गया है। तो पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। यानी जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर है कंट्री के अंदर, अगर उसके अंदर हम लोग स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं तो पावर को शेयर करना पड़ेगा, ताकि जो गवर्नमेंट है वो फुल फ्लेज तरीके से काम कर पाए और लोगों के वेलफेयर में काम कर पाए और एक अच्छा गवर्नेंस सिस्टम को इस्टेब्लिश कर पाए कंट्री के अंदर। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। Imposing the will of majority community over other may look like attractive option in the short run, but a long run undermine the unity of the nation. देखो, मेजोरिटी का अपना विल माइनॉरिटी के ऊपर लागू करना या अपना विल माइनॉरिटी के ऊपर थोप देना, ये शुरुआत में अट्रैक्टिव ऑप्शन नजर आता है। ये तो बड़ा अच्छा है यार, हम लोग मेजोरिटी ग्रुप है, हम लोग का दबदबा रहेगा, राइट? ये शॉर्ट रन में तो अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज क्या करता है, कंट्री के यूनिटी को खतरे में ला सकता है। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए चाहे आप मेजोरिटी ग्रुप हो चाहे आप माइनॉरिटी ग्रुप हो, कंट्री के अंदर हर किसी को पावर देना है। इसलिए इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया है। इंडिया में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसका रीजन एक ये भी है कि इंडिया में जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, इमेंस डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर इस डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करके रखना है तो पावर सबको शेयर करना पड़ेगा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पावर सबको शेयर किया जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो किसी एक रीजन से बिलोंग नहीं करते। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से बिलोंग नहीं करते, वो थ्रू आउट द कंट्री से बिलोंग करते हैं।
तो थ्रू आउट द जोग्राफिकल एरिया लोग पावर को एंजॉय करते हैं क्योंकि उन्होंने उस लीडर को चुना है, उस रिप्रेजेंटेटिव को चुना है, तो उनके अंदर भी ये फीलिंग होता है कि हमारे पास पावर है, वी हैव द पावर टू चूज आवर रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो ऐसे में क्या होता है, जो कंट्री है वो यूनाइटेड रहता है, इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी कंट्री यूनाइट रहता है क्योंकि पावर को एकदम निचले स्तर तक डिवाइड किया गया है। गेटिंग द पॉइंट। इसलिए पावर शेयरिंग जरूरी है ताकि कंट्री का जो यूनिटी है वो अंडरमाइन ना हो जाए। Tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often bring ruin to the majority as well. जो मेजोरिटी है कंट्री के अंदर, वो माइनॉरिटी को ऑप्रेस करता है, सप्रेस करता है, राइट। लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा है कंट्री के लिए, ठीक है, और मेजोरिटी के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि यही माइनॉरिटी ग्रुप इस मेजोरिटी ग्रुप के सामने आके खड़ा हो जाएगा, जो श्रीलंका के अंदर हमको देखने को। श्रीलंका इज द गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस, जहां पावर को शेयर नहीं किया गया और उसका नतीजा भुगतना पड़ा किसको, श्रीलंकन गवर्नमेंट को। इट इज अ प्रूडेंशियल टू शेयर पावर बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है पावर शेयरिंग का, क्योंकि ये हेल्प करता है इस चीज को रिड्यूस करने में, जो भी कंफ्लिक्ट अराइज हो सकता है सोशल ग्रुप्स के अंदर, उस चीज को रिड्यूस करने में ये जो प्रूडेंशियल रीजन है पावर शेयरिंग का वो हमको हेल्प करता है। सो मोरल लेसन क्या है पावर शेयरिंग का, है ना, मोरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। मोरल रीजन क्या है पावर शेयरिंग, मॉरलिटी क्या कहता है, नैतिकता क्या कहता है कि पावर को क्यों शेयर करना चाहिए, किया जाना चाहिए। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, हमको पता है पावर शेयरिंग क्या है, एक स्पिरिट है डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी है तो पावर शेयरिंग होना है क्योंकि इक्वल बेसिस पे काम करना है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव लिव विथ इट्स इफेक्ट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, कंफ्यूजिंग लाइन भी है लेकिन इसको अच्छे से समझ। द डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स, यानी किसी कंट्री के अंदर अगर डेमोक्रेटिक रूल है और डेमोक्रेटिक रूल अगर उस कंट्री के अंदर चल रहा है तो उससे अफेक्टेड लोग होंगे, यानी डेमोक्रेसी से जो लोग अफेक्टेड होंगे, यानी डेमोक्रेसी के एक्सरसाइज से जो लोग अफेक्टेड होंगे, ठीक है, और उसके इफेक्ट में जिन लोगों को रहना है उन लोगों के लिए जरूरी है कि उनके बीच भी पावर को शेयर किया जाए। यानी अगर कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी अगर एक्सरसाइज हो रही है लोगों के ऊपर, यानी लोग डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं और उसके इफेक्ट के अंदर रह रहे हैं, तो उन लोगों के पास भी पावर को शेयर करना है, उन लोगों के बीच भी पावर को शेयर करना है। People have a right to be consulted on how they are to be governed। डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है, लोगों का अधिकार होता है कि उनसे पूछा जाए कि भैया आपको किस तरह से गवर्न किया जाए, आपके लिए किस तरह का पॉलिसी बनाया जाए, आपके लिए किस तरह का लॉ बनाया जाए, राइट। देखो जो डेमोक्रेसी है बच्चों वो स्टार्ट हुआ था ग्रीस से, है ना। ग्रीस में जो डेमोक्रेसी स्टार्ट हुआ बच्चों वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, लोग कम थे, पॉपुलेशन कम था, तो लोगों से कंसल्ट करके डिसीजन लिया जाता था, एंड दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी। जब लोगों से कंसल्ट करके आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हो कंट्री के लिए, कोई भी लॉ बना रहे हो कंट्री के लिए, तो दिस इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दिस इज द बेस्ट फॉर्म टू बी डेमोक्रेसी टू प्रैक्टिस, राइट। ये सबसे अच्छा तरीका है डेमोक्रेसी को। लेकिन अगर बड़ी कंट्री है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो नहीं है, इसलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, राइट, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले, तो बिकॉज है ना कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव मेरे भी बिहाफ पे डिसीजन ले रहा है, राइट। तो पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड, लोगों से पूछा जाना चाहिए। हमसे डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है इंडिया के अंदर, लेकिन हमारे रिप्रेजेंटेटिव पूछा जा रहा है ना। और वो अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव, दैट मीन्स वी हैव गिवन आवर पावर टू आवर रिप्रेजेंटेटिव टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द, राइट। A legitimate government is one where citizen through participation acquire stake in the system। एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसी गवर्नमेंट होती है जहां के सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नेंस में, एक्वायर स्टेक इन द सिस्टम। जो भी सिस्टम कंट्री के अंदर चल रहा है उसके अंदर लोगों का स्टेक हो, इसके लिए लोगों को अधिकार होना चाहिए। जैसे इंडिया के अंदर भी देखो, इंडिया के अंदर भी लोगों को अधिकार है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हैं। इवन आप लोग भी जब बड़े हो जाओगे
और आपको पॉलिटिक्स के अंदर आने का मन, तो आप भी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर सकते हो। दिस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 है उसके अंदर आपके पास फंडामेंटल राइट है कि आप ऐसे पॉलिटिकल पार्टी, गेटिंग द पॉइंट, राइट। While prudential reason stress that power sharing will bring out better outcome, जो prudential reason है वो स्ट्रेस करता है कि जो पावर शेयरिंग है वो एक अच्छा आउटकम निकाल के देगा, वहीं जो मॉरल रीजन है emphasizes very act of power sharing is valuable, और जो मॉरल रीजन है वो ये बताता है कि पावर शेयरिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पावर शेयरिंग बहुत वैल्यूएबल, बहुत वैल्यू रखता है कंट्री के अंदर, ताकि ये इक्वलिटी को, इक्वलिटी इन डिवीजन ऑफ, राइट। नाउ, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, सेकेंड लेक्चर में इतना ही कवर किए, राइट। थर्ड लेक्चर में हम लोग फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको